अस्सलाम वालेकुम तीनों हज़रात। एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की नशिस्त बड़ी मज़े की है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेके क्योंकि इन गेस्ट से जो है मैं मुलाकात करना चाह रहा था काफ़ी अरसे से। काफ़ी म्यूचुअल जो हज़रात से उनकी तवज्जो से तारुफ़ हुआ था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ ली हैं। मैंने सारी साइन ज़रूर करवा ली है इनसे भी अपनी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ने का इत्तेफ़ाक हो रहा है। तो सर पेशे के लिहाज़ से अगर आप कहें तो कंप्यूटर साइंस में का शोबे से ताल्लुक़ रखते रखते हैं, इसके अलावा लिखते हैं, तर्जुमे इनके शाया हुए हैं, पोएट्री करते हैं, नसर में इनका नाम है। इसके अलावा इनके कुछ जो मज़ामीन जो इनके अफ़साने किए हैं, वो पोलिश ज़ुबान से किए हैं, फ्रेंच ज़ुबान से किए हैं। इंग्लिश में हमारा एक लोकल ऑथर है उसामा सिद्दीक़ साहब, उनका नॉवल शाया हुआ था। मुख़्तलिफ़ मज़ामीन इनके शामिल होते रहे हैं। शायरी का एक मजमूआ भी आ चुका है 2015 में और 2022 में इनकी एक किताब आई थी। ये सारे लिंक्स आपको डिटेल में नीचे मिल जाएँगे, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा। बट सर डॉक्टर आसिम बख्शी को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया था। मैं अभी कैमरा ऑन होने से पहले भी बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब की बहुत मुख्तलिफ काम है जिन पे घंटों बात हो सकती है, लेकिन आज हमने जिस लिए इनको रहमत दी है वो है कि तर्जुमे के हवाले से बात की जाए, ट्रांसलेशन का जो इनका एक्सपीरियंस है, जिनका काम है, उससे हम कुछ सीखें, समझें। सर सबसे पहला सवाल मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, बट वो ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें हमने ज़िक्र किया, आप नसर में भी हैं, शायरी भी आपने कर रहे हैं, तो इस सब में ज़्यादा रुझान किस तरफ आपका पर्सनली है? अच्छा, मैं प्राइमरीली तो एकेडमिक है ही हूँ, ये सारे जितने भी हैं ये हॉबीज़ ही हैं। सर वो हमने साइड पे कर दिया, एकेडमिक साइड पे कर दिया, हम आपको इसी पे ले रहे हैं। जी। हॉबीज़ जो हैं वो थोड़ा-सा ये है कि जो लिटरेरी हॉबीज़ हैं वो वैरायटी है, राइटिंग भी है, रीडिंग भी है। लेकिन प्राइमरीली रीडिंग है और रीडिंग से फिर कोई भी चीज़ें जो हैं वो इमर्ज करती हैं और आप आहिस्ता-आहिस्ता मुख्तलिफ डाइवर्जेंस उसकी इधर से उधर और उधर से उधर शाखें निकलती हैं। वैसे ट्रांसलेशंस जो हैं वो आप यूँ कह सकते हैं कि उस तकरीबन 8-10 साल से हैं। आई एम नॉट वेरी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसलेटर नहीं हूँ, जैसे कि हमारे बड़े-बड़े नाम हैं, अजमल कमाल हैं, यासिर जवाद हैं और यानी जो लोग जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन हमारा ये है कि यूनिवर्सिटी से और जितना भी टीचिंग उससे जितना टाइम मिले तो आई यूजुअली लाइक टू ट्रांसलेट लाइक 2 पेजेज़ अ डे और 1 पेज अ डे। तो मैं लेकिन वो मेरी चूँकि काफ़ी रूटीन मेरी मैंने इसकी लिटरेरी हॉबीज़ की डिसिप्लिन रखी हुई है, तो अगर 1-2 पेज जो भी आप रोज़ करें तो आप साल में कोई 1 बुक या कभी किसी साल 2 बुक्स, तो ज़्यादा ट्रांसलेशन की साइड तो ये है। जो एसेज़ हैं वो प्राइमरीली एक ज़माने में जो हम सब वगैरह बहुत स्टार्ट था वजाहत मसूद साहब का, तो उस जब वो इनिशियल आया था तो उसमें हम 8-10 लोग लिखते थे। फिर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उस पे टू मच बहुत बहुत राइटर्स आ गए तो आई स्टार्टेड मतलब जो भी बात कहने की थी वो मोस्टली काफ़ी सारे वहाँ पे 50-100 के करीब एसेस लिखे। तो राइटिंग मोस्टली एसे थी, वहाँ से लिखते लिखते नॉन फिक्शन की ये दुविधा वो इवॉल्व हो गई। और सोशल मीडिया पे अब मैं इतना नहीं हूँ, ओनली लिंक्डइन। तो उस ज़माने में फेसबुक वगैरह पे लिखते थे और वो था, तो राइटिंग ज़्यादा वो थी। और जो इंग्लिश ब्लॉग है वो काफ़ी ओल्ड है मेरा। आई आई थिंक आप ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो हैंगिंग वर्ड्स के नाम से था जब पाकिस्तान में बिल्कुल ब्लॉगिंग सीन स्टार्ट हुआ था। यानी कि अराउंड 2000 अभी इंटरनेट ही आया ही था। ओके। तो वो भी एक एग्ज़िस्ट करता है। मैं मीडियम पे वैसे इंग्लिश राइटिंग मीडियम पे जा चुकी है। वो मोस्टली वो भी रिव्यूज़ हैं, कुछ फ़िल्म रिव्यूज़ हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर। और कोई राइटिंग के ऊपर, स्क्रीन राइटिंग पे और लिटरेरी राइटिंग पे, तो उस तरह के काम करता है तो मैं जो भी शौक हो, तो नथिंग मच स्पेसिफिक है। सर फिर एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि शौक पैदा कैसे हुआ? क्योंकि जिस तरह ज़िक्र किया कंप्यूटर साइंस जो उस लाइन में लोग जाते हैं, उनका रुझान अमूमी तौर पे कम ही होता है इस तरफ क्योंकि वो बड़ा फ़ोकस्ड होता है, वो फ़ील्ड सेल्फ बहुत डिमांडिंग किस्म की फ़ील्ड है। तो आपका ये अर्ली एज से रुझान था, बाद में डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे मैनेज किया? नहीं, मेरा ख़्याल है हमारा तो तीनों वी आर 3 सिबलिंग्स, तो हमारे दो एक को छोड़ के दो बाकी मैं और बहन तो काफ़ी रीडिंग और उसमें बचपन से रीडिंग थी। मगर वी वर प्राइमरीली रीडर्स। और अभी रीडिंग के साथ फिर ये हुआ कि थोड़ा-सा यू स्टार्ट राइटिंग डायरीज़ और उस तरह से आई आई राइट डायरी डेली। अभी भी मैं लिखता हूँ जर्नलिंग वग़ैरह जो फ्री राइटिंग का कहना है। तो उससे ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब मीडिया और थोड़ा-सा इंटरनेट इवॉल्व हुआ तो वी स्टार्टेड शेयरिंग थिंग्स। और उस तरह वो एक चीज़, और मेरा ख़्याल पाकिस्तान में बहुत से लोग इस तरह से यानी इंटरनेट से
पाकिस्तानी राइटिंग को काफ़ी एक्सपोज़र मिला इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे राइटर्स थे जो कि यानी डाइजेस्ट के उससे पहले, यानी जो कि डाइजेस्ट में लिख रहे थे और जो कि बच्चे भी इवन आप देखें तालीम और तरबियत और नौनिहाल और वो शब इस किस्म के जितने भी बच्चों का बाग और वो जो चौधरी बच्चों की दुनिया और उसमें छोटे-छोटे आर्ट जो बच्चे हम जैसे कुछ को कभी लिख दिया और फिर खुश हो गए कि जी बहुत ज़बरदस्त हमारा नाम वगैरह आ गया। तो ये मेरा ख़्याल इन अ यंग एडल्ट और एडल्ट में भी आपकी नेचर तो वही रहती है टू आई मीन व्हेन यू राइट यू लाइक टू शो ऑफ और आपको मज़ा आता है कि जी तो उससे मेरा ख़्याल है वहाँ पे किसी वक़्त आपको थोड़ा फ़ीडबैक आता है कि यू प्रोबेबली गेटिंग सीरियस हुँ, और आप हुँ। अगर आपको ऑडियंस मिलता है और थोड़ा-सा ये लगता है कि जी यू कैन राइट समथिंग एंड यू हैव समथिंग टू से जी। तो मैंने मोस्टली तभी लिखा है व्हेन आई एम प्रोवोक्ड टू से समथिंग यानी रेगुलरली राइट, राइट। मैंने राइटिंग उस तरह नहीं की कि मैं पब्लिक मीडिया में बहुत ज़्यादा लिखूं क्योंकि ज़ाहिर है एकेडमिक राइटिंग भी काफ़ी है जी। पेपर्स और वो चीज़ें तो इससे ये मेरा ख्याल ये है कि इट स्टार्टेड एज इनफॉर्मल एंड देन इट बिकम स्लाइटली फॉर्मल आई वुड से इट्स फॉर्मल हुँ। है बट इट कैन बी कॉल्ड कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें इतनी हो गई हैं कि एक काफ़ी बड़ा मतलब एक कलेक्शन हो गई राइटिंग नहीं, नहीं सर, बिल्कुल आपका माशाल्लाह नाम है। यहाँ पे फिर मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि पुराने में हमारे मीडियम कम थे, लेकिन वो जो वैलिडेशन या मोटिवेशन मिलती थी, अब आपने तहरीर की बात की, मैं खैर इतना ख़ास नहीं था, मैं ख़त पे खुश हो जाया करता था कि तालिबत इल्म में या कहीं को ख़त छुप गया तो वो चलो जी और वो भी मुझे याद है अपना लंबा ख़त लिखे, वो 3-4 लाइनें लिख के ना आपका नाम लिख दिया करते थे, लेकिन बड़ा खुश होते थे हम लोग। तो अब अगर हम आज देखें तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मीडियम जिस तरह आपने बताया एक ब्लॉग स्पॉट हुआ करता था, अब सब इवॉल्व हो गए हैं। तो आजकल आप जो देखते हैं या आप अपने इर्द-गिर्द, तो सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, बेहतर तरफ कुछ जा रही हैं चीज़ें या वो जो बड़ी ट्रेडिशनल सवाल है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया तो कोई दिखता नहीं, क्या कमेंट होगा आपका? मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्रेशन चूँकि हम अभी इंटरनेट पे जो आपने मीडिया बताया ना माइक्रो कल्चर्स हैं मतलब जी, मैं उसको जैसे देखता हूँ। जी। अब वो जो माइक्रो कल्चर्स हैं उसमें जो यंग एडल्ट का अगर आप गुड रीड्स वगैरह पे देखें मैं इन फोरम्स पे मतलब जो स्लाइटली हमारे फ्रिंजेस के फोरम्स हैं मोस्टली उनकी ऑडियंस वेस्ट में उन पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। जी। आए जैसे कि आईएमडीबी पे रिव्यूज़ लिखने या तो आम तौर पे जो सेल्फ एक्सप्रेशन है ना मैंने ये देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो डिफरेंट फोरम्स पे है। तो हमें पाकिस्तान में उस वो चूँकि नज़र नहीं आती, दैट्स अ डिफरेंट कल्चर और मैं उसको ज़ाहिर है आप उसको माइक्रो कल्चर कह सकते हैं मीडिया का, वो कहीं न कहीं लिख रहे होते हैं। अगर आप देखें रीडिंग्स पे जाएँ तो मांगा के ऊपर आपको अभी जाएँगे तो 6-7 छोटे बच्चे पढ़ते नज़र आएँगे। नाउ व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस दे आर सर्टेनली एक्सप्रेसिंग। अच्छा ब्लॉग स्पॉट और जो वर्डप्रेस हैं वो बच्चे हैं जैसे मतलब मेरा बेटा एक स्टोरीज लिखता है तो उसका अपना ब्लॉग है बट वो फिर अपने सर्कल्स में शेयर करते हैं समहाउ दे थिंक कि जब हम उसको शेयर करेंगे तो हमें कुछ मे बी कोई क्रिटिसिज्म डिफरेंट आएगा और चूंकि बड़े जो हैं हमारे यहाँ काफ़ी जजमेंटल हैं नेचुरली तो वो एकदम से उनका एक लिटरेरी क्रिटिकल रैशनल मोड ऑन हो जाता है और मतलब मेरा बेटा कोई कहानी शेयर करता है तो मैं उसे कहता हूँ, "यार इस पे तुम्हें टाइम थोड़ा लगाना चाहिए था। ये आखिर में तुमने एक स्टोरी थी उसकी कि जिसमें उस खातून उसको कैप्चर कर लेती है एक राइटर को, वो कहती है तुम मेरी मर्ज़ी की कहानी लिखो।" तो हुँ, मैंने उससे कहा कि तुमने स्टीफ़न किंग की वो वाली मिज़री तो नहीं प उसने कहा मैंने तो मिज़री पढ़ी ही नहीं है। लेकिन बट दैट्स द पॉइंट कि जब मैंने बाद में सोचा तो मैंने सोचा कि बिकॉज़ हम उसको एकदम से क्रिटिसिज़्म और जी। रैशनल मोड में आते हैं तो वी स्टार्ट टू गिव एडवाइस रादर देन एन्जॉयिंग द थिंग और शायद सेल्फ एक्सप्रेशन में ये भी अब हमारी जब हमारी एज में हो या आप यंग एज में हो यानी कुछ लोगों की भी हैबिट होती है मतलब मेरी अपनी ये हैबिट है कि जी इश्तियाक अहमद को एक खत लिख दिया कि जी जिराल को नहीं मरना चाहिए था या स्लॉटर जो है वो उसको स्लॉटर की वापसी जो है उसके बाद उसको प्रोलॉग तो कुछ लोगों की ये हैबिट होती है और कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन में जो बच्चे हैं वो मेरा ख्याल है कि कर रहे हैं हुँ, मगर वो करते हैं तो डिफरेंट फोरम्स पे करते हैं और हमें नज़र नहीं आता यानी अगर आप गुड रीड्स पे जाएं और आप जस्ट सर्च आप उसमें देखें कि पाकिस्तान के लेट्स से टॉप रीडर्स जिनके बुक कलेक्शंस हैं तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि जैसे कि मतलब अगर आपको मेरा नाम रहेगा तो शायद आपको 60-70 पे 50-70 पे नज़र आएगा क्योंकि अगर हमारी वहाँ 4000 बुक्स पढ़ी हैं और लेट्स से 1800 रिव्यू पढ़े हुए हैं, जी, जी। तो वो काफ़ी हाई होगा।
लेकिन आपको उससे हाई पे जो 25-30 बच्चे नज़र आएँगे चैनल में, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग। यानी आप उसको रेट करते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो इस वक़्त 11-11 हज़ार किताबों, और अगर आप उनके रिव्यू पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जो लास्ट जो आया था स्टोरी, वो सीरीज़ भी आपको नहीं पता, और दे आर इनटू दिस, और वो इतना लगे हुए हैं, और इसको अगर आप वो बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन हमारे कल्चर से और उसकी जो रीडिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है, और उसका ज़ाहिर है उसमें हमें थोड़ी-सी हमें हमारे कल्चर को नुकसान भी है। लाइक कि वो वाला वो राइटर यहाँ पे इतना नहीं है जैसे कि बच्चों के राइटर। हमें वो द अमर भाई जो हैं वो पिछले दिनों में मिले, तो वो कह रहे थे कि बच्चों की कोई राइटिंग नहीं हो रही ज़्यादा। जी। बच्चों का कोई साइंस फिक्शन भी नहीं लिखा जा रहा, और अगर लिखा जाएगा तो उर्दू में लिखा जाएगा, और उर्दू अनफॉर्चुनेटली बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब ये है कि अगर आप उस मीडिया को खोलें, और जो पाकिस्तान में स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी अर्बन सेंटर्स को छोड़ के, तो आई थिंक देयर इज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास मीडिया के इंडस्ट्री के लोगों की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, उस पोटेंशियल को टैप करना। यानी वो फोरम्स बनाने जो कि फेसबुक और ये जो मेगा बिग टेक फोरम्स हैं, इनके अलावा हमारे लोकल, जैसे आपको नॉवेल्स के बीच में बहुत सारे आपको यूएस, यूरोप के फोरम्स मिलेंगे। अमेरिका में नैनोराइमो, ये नेशनल राइटिंग मंथ होता है, उसके फोरम्स हैं। उस पे बच्चे अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, महीने में नॉवल लिखते हैं, यानी हर रोज़ लाइक 1000 वर्ड्स और 30,000 वर्ड्स तक, एवरी अक्टूबर इट हैपेंस। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इफ आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस, तो हम मैं चाहूँगा कि हम लोग इस तरह का ये कोलैबोरेटिव फोरम्स होने चाहिए, जो कि शायद इनकी कॉस्ट है, मगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक अ वेरी गुड वेब फ्रंट एंड पुश इट देयर। और फिर ज़ाहिर है उर्दू में राइटिंग भी मुश्किल है, तो बच्चे मुख्तलिफ रोमन वगैरह में लिखेंगे, एंड वी शुडंट बी जजमेंटल, जी, वो जो भी लिखें। तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्रेशन वीक नहीं है, लेकिन इट इज़ गोइंग ऑन डिफरेंट फ्रिंजेस, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, वो उसकी विज़िबिलिटी हमें हुँ। आप अपनी वीडियोज़ देखें तो यूट्यूब को, अगर जैसे आपका सुखन का जो चैनल है, जी। उसके नीचे आपको बहुत कम लोग नज़र आएँगे जो मतलब वो पुश शौक है वो कुछ उस पे कमेंट करें। समहाउ दे वॉच, बट समहाउ हम लोग उसको, हम उस एक्सप्रेशन को बड़ा बोल्ड रखते हैं, बड़ा गुस्से वाला, और वो हम फेसबुक और ट्विटर उसके लिए तो मैं रखते हैं, लेकिन ऑन सीरियस फोरम, मतलब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, उसके नीचे वेरी रेयरली पीपल आर क्रिटिकली एंगेजिंग। समहाउ वो कुछ लाइक वाइक तो कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ बात नहीं करना चाहते, और उससे, लेकिन यही आप जाके कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, तो नीचे आप देखें ह्यूज कमेंट्रीज़ होंगी, लोगों ने डिस्कशंस की होंगी, मैं इस जगह गया था, फलाँ हुआ था, तो इट्स इज़ ये, मतलब हमारे यहाँ एक मसला तो है अब, एंड इट्स इंटरेस्टिंगली पीपल वांट टू एक्सप्रेस, बट हाउ टू गेट इट आउट ऑफ देम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज। और आप लोगों के लिए, मीडिया वालों के लिए, कि हाउ टू गिव देम अ स्पेस जिसमें वो बड़ा फ्रैंक होके ये बात कर सकें। सर इसमें इंटरेस्टिंग एक और भी है कि काफ़ी दफ़ा कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं। मेरे अपने जो दोस्त देख रहे होते हैं, मैं कहता यार तुम लोग वहाँ क्यों नहीं लिखते? यस। तुम वहाँ बात कर लो, तो वो बात जो हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद समहाउ आई डोंट नो जो भी उनकी हेजिटेंसी है, लेकिन अक्सर बातें फिर हम लोग फॉलो अप डिस्कशन कर रहे होते हैं ग्रुप्स के ऊपर। अभी एक रीसेंट हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, वो उसका बेशक यूथ ही टारगेट है। कल लाइफ हम अनफिल्टर्ड नाम रखा है, और उसमें बच्चे मोस्टली बिठा के या रोज़मर्रा की बातों टॉपिक पे बात हो रही है। रिलेशनशिप्स आपके आपके जेन ज़ी के क्या अंडरस्टैंडिंग है दुनिया को लेके। तो उस पे मैं देख रहा था कि उसके ऊपर भी जो कमेंट है मुझे उस पे आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैंने कहा यार अगर आप इस पे भी बात नहीं कर सकते, जो कि आम रूटीन की बातें थी, तो वो बहरहाल एक मुख्तलिफ चीज़ थी। इसमें एक सर मैं आपको कमेंट चाहूँगा, मैं आपसे पूछ रहा था। पहले आपने बच्चों की बात की, वो आपको पता है मेरी फारूक साहब से बात भी हो रही होती है, तो ये है कि मेरा बड़ी एक दुःख की रह गया कि बच्चों का कंटेंट, क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, छोटी माशाल्लाह एक 4 साल की है, एक अभी इस साल की है। उनको कंटेंट दिखाना तो मुझे वो नहीं मिल रहा था। इवन बुक्स मुझे कोई प्रॉपर मेरे पास एक सीरीज़ जिस तरह हमारे बचपन में थी कि यार फिर उस सेंस की पढ़ लें और कुछ ना हो। तो हमें पता था कि ये 10 किताबें हैं, हर बर्थडे पे 1 किताब मिल जाया करती थी, तो वो दास्तान-ए मीर थी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि एक जो मुझे लगता है प्रॉब्लम विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया और जो नई टेक्नोलॉजी है, वो मुझे सर कभी-कभी मालूम होता है कि हमारा कलेक्टिव आईक्यू हम कम कर रहे हैं। उसको मैं इसे एक्सप्लेन इस तरह करूँ कि पहले हम एक्सपोज़ थे अच्छे कंटेंट को लेके, चाहे वो किताबें थी, चाहे वो ड्रामे थे, चाहे वो शोज़ थे, चैनल भी कम थे। हम मेरे अपने बचपन में पीटीवी का एक सर्टेन टाइम था कि इस टाइम शुरू होना है और एंड पे फरमान इलाही पे रात को 12 बजे वो बंद हो जाना है। फिर पीटीवी वर्ल्ड आया और ये सारा कुछ शुरू हुआ।
तो कभी-कभी मुझे लगता है कि अब हमें जो एक काफ़ी कंटेंट हम देखते हैं, वो शायद कई दफ़ा वेल रिसर्च नहीं होता, कई दफ़ा वो हाफ बेक्ड होता है और कई दफ़ा वो गलत होता है। तो अब उसको देख के जो बच्चे इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कहीं से वो 1-1 मिनट की वीडियो से एक चीज़ समझ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनकी एक तो अंडरस्टैंडिंग ही गलत डेवलप हो रही है और रिसर्च करने का तो हमारे वैसे भी रिवाज नहीं है। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि वो कंटेंट की जो ज़्यादा होने से भी ये हुआ है कि शायद क्वालिटी कम हो गई है। मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इब्न सफ़ी साहब का। तो उनके वो एक किसी ने एक चलिए वेबसाइट का नाम नहीं लेते लेकिन काफ़ी मशहूर वेबसाइट है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि डिड यू नो दैट देयर वाज़ अ कंटेम्परेरी ऑफ शर्लॉक होम्स इन उर्दू लिटरेचर। मुझे समझ आ गई कौन होगा। लेकिन ख़ैर मैंने खोल के पढ़ा क्योंकि मेरा तो वो है उनके ख़ानदान से बड़ी अकीदत का ताल्लुक है और मुलाकात रहती है। अब उसमें उनके वालिद साहब का नाम भी गलत लिखा हुआ था। अच्छा। उसमें उनके वो एक्स2 की जो डिस्क्रिप्शन थी वो मेन चीज़ ठीक थी लेकिन बाकी सब तो फैक्ट्स गलत थे उसमें। वो प्रॉब्ली किसी ने किसी और हुँ, मज़र कलीम साहब या कोई और इस तरह की किताब पढ़ के वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब मैं सोच ही रहा था कि छोटा भाई जो मेरा आर्टिकल पढ़ेगा ये, मेरे से कुछ 6-7 साल छोटा है वो, उसका इंट्रोडक्शन ही ये हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो बिल्कुल। वो तो उसका वो हो गया। तो कभी के मुझे लगता है कि इसकी कंटेंट की ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली आप इसको बंद तो मैं कोई लिमिट तो नहीं कर सकता इसको, लेकिन कभी मुझे लगता है कि शायद क्वालिटी हमारी कम हो गई है और उसका एक रिज़ल्ट ये एग्रेशन जिसकी आप बात कर रहे थे कि हम क्रिटिसाइज़ या लड़ना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन तारीफ़ भी नहीं करना चाहते हम लोगों की। तो कभी-कभी मुझे ये लग रहा था। सर तर्जुमे के ऊपर अगर हम आ जाएँ आपके जो आपने तर्जुमे लिखे हैं, किए हैं, उसमें कोई पहला सवाल तो आपने मेरा कुछ हद तक जवाब दे दिया कि आपका प्रोसेस क्या था कि आप 2 पेज लिख रहे हैं इस तरह। लेकिन उसी को मैं फ़ॉलो करता हूँ कि जब आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं आपको? आपको अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ क्लिक करती है? अच्छा, इसके 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले जब हमने ट्रांसलेशन शुरू की ना 8-10 साल, तो ज़ाहिर है कि पब्लिशर तो आपको चाहिए। आई मीन अनलेस यू आर सेल्फ पब्लिशिंग, यू कैन ओनली सेल्फ पब्लिश अ स्मॉल एसे और अ शॉर्ट एसे, यानी जो आप किसी दोस्त को कह दें कि जी कुछ कोई जो वेबसाइट्स हैं हमारी कि जी इसको पब्लिश कर लें, और यू पब्लिश इट ऑन योर ओन ब्लॉग, लेकिन उसकी ज़ाहिर है इतनी रीडरशिप नहीं होगी एंड यू वांट टू एक्सेस मोर पीपल। तो पहला स्टार्ट तो ये था कि आप मैंने ना बहुत डेंस ट्रांसलेशंस की शुरू में की, और वो कुछ हमने सेल्फ पब्लिश की, जैसे जोशुआ हेशल के की ज्यूश फिलॉसफी थी। फिर अ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर शायद आपने उसको सुना हो, नई ज़मीनों की तलाश, नासिर अब्बास साहब ने एक, जब वो साइंस बोर्ड में थे तो एक कॉम्पिटिशन हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी यूनिक ट्रांसलेशंस, तो हमने अ, वो उस पे उर्दू साइंस अवार्ड मिला मुझे दिन में, आई थिंक इट वाज़ 2007 से, 70s हाँ। 70s जी। तो वो वाली ट्रांसलेशन ऐसी थी जो पुरानी पड़ी नहीं थी, मगर समहाउ उनको कोई पब्लिकेशन का, तो मैंने वो कलेक्ट करके उस तरह से उनको एक सिस्टम से निकाल दिए। उसके बाद आई रियलाइज़ कि यू नीड टू आस्क सम सीनियर पर्सन who is in the field, कि if you are choosing to translate something, तो हो सकता है आपको बहुत मज़े की लगे। हुँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत, क्योंकि मैं नेचुरली थोड़ा डेंस मेरी चॉइसेस होती हैं, तो वो आपकी पर्सनल स्पेस के लिए तो ठीक है, आप जो मर्ज़ी पढ़ें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप कहें कि मैं जी प्राउस्ट को या रॉबर्ट मूसल को या इस तरह के जो डेंस राइटर, उनको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, और उनका उनका पाकिस्तान में ऑडियंस ना हो, और उस और कोई कई ऐसे टेक्स्ट हैं जिनका फॉर अदर रीजंस हमारा ऑडियंस नहीं है। जैसे अगर आप कोई बंदा लोलिता को ट्रांसलेट करने बैठ जाए या कोई इस किस्म के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करे, तो हमें लगेगा कि इसका रीडर कौन होगा, विल इट बी मिसअंडरस्टूड, इसको पढ़ेगा ही कौन। तो फिर मैं ना, मेरी अजमल कमाल साहब उनकी नायत है, उन्होंने बड़ा, मैं एक दफ़ा कराची गया तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बड़ा, आपकी ट्रेन में उन्होंने कुछ ट्रांसलेशन देखी है, कुछ 10 साल पुरानी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि सर आप मुझे, यू गिव मी लाइक 5-10 चॉइसेस, आई विल रीड दी नॉवेल्स और बुक्स, और उसमें से जो मुझे पसंद आएगी, तो उन्होंने कहा कि यस। तो वो फिर सर ने, अजमल साहब ने मुझे, वो आमतौर पे ये करते थे कि मुझे अगले 3-4 नॉवेल्स की ना एक लिस्ट भेज देते थे, ठीक है। जिससे कि स्टार्ट की बहुत सारी ट्रांसलेशंस हुई, जिसमें से बोर्खिस रह गया था, क्योंकि बोर्खिस मैंने वो अर्लियर फेज में डेंस रीडिंग्स के वक्त ट्रांसलेट पार्शली किया था, जिस पे मुझे पसंद नहीं थी अपनी ट्रांसलेशन, खुद उसमें बहुत वीकनेसेस थी, तो वो पड़ा हुआ था। और फिर अजमल साहब ने 4-5 इस तरह नॉवल, जिसमें वो चाइनीज़ सीमस्ट्रेस और बकरबीती
जो भी वो नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म भी आई मलयालम वाली अच्छा, बिन्यामीन की, ओके। वो जो गोड डेज़ के नाम से जो अभी उन्होंने एज़ अ बुक पब्लिश की है। और फिर कुछ वो द रैट जो पॉलिश जो हुँ, आपने ज़िक्र जी, जी। किया, तो ये सारे ना इंग्लिश से ट्रांसलेशन हैं। लेकिन ये वो नोवेलाज़ या नॉवेल्स हैं जो अजमल साहब ने कहा कि इन ये 6-7 हैं, आप पढ़ के देखें। ठीक। तो इससे ये हुआ कि चूँकि इटालो कैल्विनो और जो मैं जिन एरिया जो मैं पढ़ना चाह रहा था और ट्रांसलेशन कर रहा था, मुझे उस वक़्त तक मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन का सीन नहीं देखा था। बट देन आई स्पेंट लाइक अ होल ईयर टू फ टू सर्वे ऑल पाकिस्तानी ट्रांसलेटर्स बिकॉज़ मैं देखिए खुद दीजिए आईटी और मेरा काम ज़ाहिर है मेरी एरिया कंप्यूटर साइंस है, तो मैंने सोचा कि ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ी वीकनेस है क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। तो मैंने अपना ज़ाती तौर पे ऐसे डायरीज़ और एक्सेल शीट्स में देखना शुरू किया कि ज़ाहिर है मैंने सारे रिश्ता से और वो जितने भी आज के, फिर दुनियाज़ाद, इन सारों का मैंने मतलब आसिफ फुल्की साहब से दुनियाज़ाद लिए और वो लेके मैंने देखा कि कितनी ट्रांसलेशन है जिनमें ऑथर्स मेंशन है और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बेतहाशा हैं। यानी आप इसको सो देन आई रियलाइज़ कि इनका डेटाबेस क्यों नहीं बन सकता क्योंकि इट्स अ ह्यूज वर्क उर्दू का एंड देयर आर इवन थीसिस जो कि लम्स से बिलाल साहब ने थीसिस किया था जनरल बख्शी उनकी डेथ हो चुकी है वो लम्स में थे लेकिन वो भी सिर्फ फिलॉसफी की ट्रांसलेशन है यानी मैं अभी फिक्शन की बात कर रहा हूँ और फिक्शन में इतना ट्रांसलेशन हुई है और रिपीटेडली हुई है 3-3 दफ़ा भी हुई है और वो सारी ट्रांसलेशन ज़ाहिर है उसके लिए कोई एक्सेसिबल जगह नहीं है कि उर्दू मुक्तज़ा वगैरह फ़ौरन हमें बताएगी ये ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं। तो फिर ये हुआ कि आई रियलाइज़्ड कि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड एट लीस्ट अ पब्लिशर हू सेज़ कि मुझे ये बात चीज़ पसंद है, अगर आप ट्रांसलेट करें तो मैं तो उसके बाद जो मेरी 5, 6, 7 नॉवेल्स और जितनी ट्रांसलेशन है वो इसी तरह है। यानी मैं जैसे भी डॉक्टर नजीबा ने एक चाइनीज़ उसका दिया था नॉवल का कहा था तो मैंने कहा मुझे 2-3 भिजवा दो, उन्होंने मुझे भिजवाया तो मैंने एक चूज़ कर लिया। वो उसका ट्रांसलेशन अभी आएगी, वो शहर किनार के नाम से बॉर्डर टाउन और अभी जो है चुन साहब ने मुझे मैसेज किया था कि ये 2-3 नॉवेल्स हैं, तो मैं उनको उनमें से एक देख रहा हूँ, बेंजामिन लेबेदूत का नॉवल है, तो वो मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे मुझे वो पसंद था, बड़ा अच्छा बुक शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। तो मैं फिर उसमें से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, मुझे पता होता है कि ये अजमल साहब छाप देंगे, ये कोई अ, मतलब बुक कॉर्नर को या कोई भी ऐसा बंदा जो कि हू वुड से कि जो और ये हॉबीज़ फ़ील्ड है इसमें कोई मुझे कोई फाइनेंशियल बर्डन मतलब मुझे कोई फाइनेंशियल इसमें स्ट्रेस नहीं है कि मैंने ये देखता हूँ कि मैंने उनसे कोई उसकी रिम्यूनरेशन लेनी हो, तो आई हैव नो इश्यूज़ मैं अगर पूरी नहीं भी करूँगा तो इट्स माय ओन डेडलाइन। तो मेरा ख़्याल है कि रे ट्रांसलेशंस का ये अब एक थोड़ा सीन है हमारे दोस्त हैं हसन उन्होंने वो जैसे जायज़ा वग़ैरह जैसे फ़ोरम्स आए हैं, पहले लालटेन था। जी, तो जी। ये लोग ये कर देते थे कि शॉर्ट स्टोरीज़ इस पे पब्लिश होती। मैंने सुना है कि मैं नॉट ऑन फेसबुक लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह ग्रुप्स हैं फेसबुक पे भी जो कि ट्रांसलेशंस को ओके। कर रहे हैं कि वो आप कोई भी चीज़ ट्रांसलेट कर लें। मतलब छोटी-सी कोई चीज़ उठा लें गाथा क्रिस्टी और तो थोड़ा-सा आपका हाथ भी साफ़ हो जाए और आपके पास एटलीस्ट जो बुनियादी तौर पे जुमले की फ्लुएंसी है और ट्रांसलेशन की चॉइसेस हैं वो तो आपकी कवर हो जाएँ। तो आई थिंक अब तो ये मेथड है कि चूज़ व्हाट यू चूज़ अ लॉट लेकिन आप ट्रांसलेशन स्टार्ट उसकी करें, क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शु अब देखिए यासिर साहब ने किया वो एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है आपने आपको पता हो शायद हमारे यासिर जवाद साहब जो हैं उन्होंने जो कि पूरी वो हिस्ट्री जो मतलब जो फिलॉसफी की वॉल्यूम्स हैं विल ड्यूरा की वो कर रहे हैं। अभी 4th वॉल्यूम उसका आया तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो काम लेकिन वो लोग तो बहुत ही जिन्नात में से हैं कि वो इतना काम खुद कर भी लें और फिर उसको सेल्फ पब्लिश भी करें, तो उसके लिए यू नीड टू मच एनर्जी और बहुत आई थिंक पैशन भी हुँ, बहुत ज़्यादा। वो वो एक हॉबीज़ का पैशन नहीं है बल्कि वो एक रियली ट्रांसलेशन एक्टिविस्ट का पैशन है। तो उतना तो नहीं हूँ मैं लेकिन ये है कि आई लाइक कि जो कम से कम 1 पर्सन कमिट्स के पब्लिश he'll publish something तो फिर आप कर लेते हैं। बट सो दैट्स आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग एज़ वेल कि आपको 3-4 की जनरली वाक़ई में मिल जाती है ऑप्शन कि एट लीस्ट यू हैव दैट फ्रीडम कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा स्ट्राइक की है तो मैं इस पे असल में वो रीडिंग के ऊपर भी है क्योंकि अब आप कितने क्विक रीडर हैं, आप उसको क्विकली देख के रीड भी कर लेते हैं और फिर आप अगर आप खुद भी किसी को कह सकते हैं जो आपके वो साथ-साथ जैसे लोग हैं पुराने कि आप भई ये 6-7 चीज़ें हैं व्हिच आई आई लाइक टू ट्रांसलेट देम ऑल बट व्हाट
वुड यू लाइक फॉर योर पब्लिकेशन जिसके अंदर वो पब्लिश हो जाएगी? क्योंकि नॉन फ़िक्शन मेरा ख़्याल है कि अभी जो आप बात कर रहे थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो जो हमारे अ, मीडिया के ऊपर जो हमने बात की ना कि उसको हमें फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन को ना अलहदा रखना चाहिए। जो बच्चों का कंटेंट की आप बात करें, कंटेंट देखिए बच्चे को हम कहते हैं जी यंग एडल्ट और उससे लो, लेकिन हमें ना बड़े उस तारे को भी बच्चे में लाना चाहिए। नहीं, इवन हमारी उम्र तक भी जो रीडर है वो बच्चों का रीडर तो है ही रहते ही। हम भी बच्चों का फ़िक्शन पढ़ सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है वो जो जो फैक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो आता है जब नॉन फ़िक्शन कंटेंट होता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी या वो तो नॉन फ़िक्शन में है। अच्छा, बच्चे नॉर्मली नहीं, और आम तौर पे इंसान जो हैं वो नॉन फ़िक्शन के बहुत शौकीन नहीं होते। अगर वो होते भी हैं तो अपनी क्लोज़ स्पेस में होते हैं। तो मैंने बहुत नॉन फ़िक्शन ट्रांसलेशन मैंने प्राइमो लीवी को ट्रांसलेट किया है। क उसकी अब देखें वो टॉपिक मतलब उसकी जो जितनी बायोग्राफ़ीज़ हैं क्लॉसविज की, वो बायोग्राफ़ीज़ के काफ़ी पोर्शन किए हैं। इसमें लुब्धा में मैंने कुछ पार्शल उसके पब्लिश भी किए हैं। जी। लेकिन ये है कि वो रीडर अब कौन है और हमारे यहाँ कौन पढ़ना चाहेगा कि वो डेंस फ़िलॉसफ़ीज़ के, और बहुत हुए भी हैं। लेकिन अब तनकीद-ए-इक़्लिल महज़ का तर्जुमा आबिद आबिद साहब का, या मतलब अगर कोई उसको उर्दू में पढ़ना चाह रहा है तो वो उसको अंग्रेज़ी में भी पढ़ लेगा। मतलब व्हाई वुड यू लाइक टू रीड dense non-fiction in Urdu unless you belong to some madrasa tradition, जैसे हमने टेम्पल्टन फाउंडेशन की ग्रांट के लिए कुछ चार्ल्स पर्स वगैरह को ट्रांसलेट किया था लम्ब से, डॉक्टर बासित कौशल करवाई थी वो। तो उसमें चार्ल्स पर्स वगैरह के ट्रेस, लेकिन आई थिंक कि वो एक स्मॉल ग्रुप रीडिंग्स में एकेडमिक वो के लोग लिए ज़्यादा जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, जी, तो जी, बिल्कुल। वो भी देखिए इतना ज़्यादा उसका कोई इतना फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है, उसकी मेहनत बेइंतहा है। और वो मेहनत सिर्फ़ फ़िक्शन ऐसी चीज़ है जिसकी ट्रांसलेशन में इफ द प्रोसेस के साथ आप कहते हैं कि वो वसूली हो जाती है। यानी अगर आपने उसको एन्जॉय कर लिया ना, तो दैट मीन्स कि आपने एक रीडर को कह दिया कि तुम मेरी ज़ुबान के रीडर हो और आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट, एंड दैट इज़ लाइक आई कम टू योर होम एंड आई गिव यू समथिंग। सो मैं वो तो देखिए उसकी मेरे में है, मेरी हैप्पीनेस ही है ना। मैं उसमें ये तो नहीं कह रहा कि आप अगली दफ़ा मेरे घर आएँगे तो आप भी मुझे देंगे, दैट इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमारे यहाँ भी ये है कि वो फ़िक्शन के तौर पे ना फॉर चिल्ड्रन ये बहुत ज़्यादा वो है। अभी जैसे बीएफजी और इस किस्म के तर्जुमे किए हैं हमारे शौकत साहब ने, बुक कॉर्नर से वो पब्लिश अभी आ रही हैं, जिसमें उन्होंने किया। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम नया कंटेंट नहीं भी बना रहे, लेकिन अगर अब आप बीएफजी उर्दू में करेंगे तो बहुत बड़ा तबका है उर्दू का बच्चे पढ़ने वाला, जो उर्दू पढ़ता है और वो उसको एन्जॉय एन्जॉय करेगा। करेगा। और फ़िक्शन के केस में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इफ वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल फ़िक्शन फॉर वेरियस रीज़न्स, हुँ, हम ये कर सकते हैं कि हम यूट्यूब को ट्रांसलेटर्स सबटाइटल कर दें। हुँ, अब मैंने टेड टॉक्स को टफ सबटाइटल किया है, आई वाज़ अ टेड ट्रांसलेटर, लेकिन मुझे ये नज़र आया कि बहुत कम लोग हैं जो टेड पे, अब शायद टेड पे 3-4 उर्दू की ट्रांसलेशन होंगी, जो कि मतलब हुँ। अब तो ऑटो जनरेट हो रही हैं, जी, जी। लेकिन उस वक़्त तो नहीं हो रही थी, तो हमने टेड पे ट्रांसलेटर के तौर पे उनको ट्रांसलेट कर रहे थे। ऑफ़ कोर्स वो भी कोई उसमें पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन ये है कि वो एक एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी पर थी कि वो आपका ये वाली है टेड टॉक आपको पसंद आई तो वो 17 मिनट की है, तो आपने एक संडे को बैठ के उसको ट्रांसलेट कर दिया। यानी वो एक-एक जुमला उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम दिया हुआ है कि इतने सेकंड का वर्ज़न का उन्होंने ट्रांसलेशन मॉड्यूल बनाया हुआ है। लेकिन हमारे पास जितना भी कंटेंट है, जैसे कि एनिमेटेड कंटेंट है, और आप देखें हिंदी में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी सबटाइटल्स जो अच्छे सबटाइटल हैं, ये तो उससे मेरा ख़्याल हमारे वो बच्चा जो फेसबुक की रील्स के ऊपर एडिक्शन हो गई है या उसको इंस्टा की रील्स पे एडिक्शन हो गई है, वो इट्स अ गुड उसकी वो एक हुँ, थेरेपेटिक वैल्यू भी है कि आप उसको, वो जब उसको देखेगा तो ही शुड बी एडिक्टेड टू इवन जापानीज एनिमी या कोरियन एनिमी, उसके अगर उसको नीचे ट्रांसलेशन मिल रही है, जैसे डेथ नोट। अभी नेटफ्लिक्स पे डेथ नोट पड़ी हुई है, लेकिन नेटफ्लिक्स का इन पे उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है, तो अगर आपका वो बच्चा तो पढ़ लेगा जो इंग्लिश है, लेकिन वो जो एक हिस्टोरिकल क्लासिक्स हैं या मायाज़ाकी के, जैसे वो आज उन्होंने सुबह लिंक्डइन पे मैंने लिखा कि मैं चैट जीपीटी को आई वोंट गिव इट्स क्वाइट इट इज़ टू सेक्रेड टू कि मायाज़ाकी का आर्ट ही जीपीटी से जनरेट मेरे को आई वो स्पिरिटेड वे, और उनके ऊपर उर्दू में बड़ा काम हो सकता है, थोड़ा-सा वैरायटी ऑफ उसकी थोड़ी डिक्शन और लिटरेरी फ्रेज़ को बदल के, और आई थिंक वो बड़ा हिट हो जाएगा हुँ, अगर आप उसका कोई ट्रांसलेटर उसको हुँ। और वो, लेकिन वो प्रोबब्ली हिट
इन एरियाज़ में नहीं होगा, हमारे अर्बन उसमें, बट उस वो उधर हो जाएगा जहाँ पे उर्दू बोलने वाला, यहीं लाहौर में अगर आप बैठे हैं तो शायद वो डिफेंस उसमें नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा इतना और शाहदरा और वो जगहों पे जहाँ पे लोग फेसबुक पे गार्बेज देख रहे हैं, उस जगह पे वो शायद अगर आप उसको उठा-उठा के उसी के क्लिप्स फेसबुक पे डालते जाएँ, तो वो भी क्लिप्स उसको मिलेंगे और बट इसके लिए आपको ये पूरा एक एक्टिविज़्म है, मतलब इसको कौन करे और लेकिन अगर आप एक बंदा भी स्टार्ट कर देता है, तो ट्रेंड आई स्टार्ट आई थिंक हो वो चल सकता है। अगर वो ट्रिगर हो जाता है किसी वजह से, हुँ। सो इट कैन बी ट्रिगर्ड। इट्स वाइस वर्सा कि आप इब्न सफ़ी को आपने बात की, आप इब्न सफ़ी को एनिमेट कर लें, लेकिन वो चूँकि कॉस्टली बिज़नेस है, ट्रांसलेशन ये है कि ट्रांसलेशन इसकी ये बिल्कुल चीप है। अगर आप इसको एन्जॉय करते हैं और आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो आप रोज़ आधा घंटा, घंटा जो इट्स लाइक जस्ट पार्ट ऑफ योर रीडिंग रेजिमेन। आप 1-2 घंटे रीडिंग करते हैं, तो आप अगर उससे आप बहुत सीखते हैं। यानी आप एक जुमले को और 3-4 दफ़ा पढ़ते हैं, उससे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो अगर आपको एन्जॉय करें, तो और इसीलिए मेरा ख़्याल हमारे यहाँ इतना नहीं है, शायद ट्रांसलेशन की वर्कशॉप्स वग़ैरह होती हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है 1-2 जगहों पे, मगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उसको कराते हों और लोगों को इंडल्ज करते हों। इट्स अ गुड हैबिट, क्या उससे आपकी रीडिंग बहुत इम्प्रूव होती है। 2 कमेंट थे। एक तो शायद जिसका हमने ज़िक्र किया उसमें एक आई थिंक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है वो ऑडियो बुक्स भी है कि जिस तरह ट्रांसलेशन हो गई है, उसी की अब आपके लिए बना के जो रील्स वगैरह हैं उसमें ऑडियो पीछे लगा होता है। आपको बड़ी बेसिक सी आपको नज़र आएगी, कोई भी इमोशनल सा म्यूज़िक लगे, इमोशनल सी रील हो तो लोग एकदम जो है ना वो मेरे अब्बा एक प्राइम एग्ज़ाम्पल है व्हाट्सएप ग्रुप्स का और वो जो सारे होते हैं, तो वो हर उनके कमरे में फुल वॉल्यूम में कुछ चल रहा होता है। तो लेकिन वो वही बात थी कि अगर उस फॉर्म में भी लेके जाया जाए कि ट्रांसलेशन हो गई है। आपने वो इब्न सफ़ी साहब का ज़िक्र किया तो एक टाइम पे वो उसपे कॉमिक बुक बनने लगे थे। मुझे उन्होंने बताया था एनसीए के बच्चों का प्रोजेक्ट था, नेवर टूक ऑफ बट वो तब फैमिली इन्वॉल्वड थी। फिर इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि अभी रिसेंटली उनके सारे नॉवल एक प्लेटफ़ॉर्म पे ऑडियो बुक की फॉर्म में रिलीज़ कर दिए हैं। वो प्रॉपर उसमें सदाकारी है जिसमें बंदल उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने एक तो ना कि मैं बैठ के बस रीडिंग कर रहा हूँ, सो उसमें मुख्तलिफ एक्टर्स ने की। ड्रामेटिक ड्रामेटिक रीडिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो उस लिहाज से वो एक अच्छा स्टेप है। अब उसमें एक खैर वो चैलेंज है कि वो एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो मुझे और आपको कन्विंस करना है कि हम वो ऐप डाउनलोड करें और फिर वो एक आ जाता है। यूट्यूब इज़ मोर एक्सेसिबल कि वो कि आपके पास होता है, मतलब वो एक अच्छी चीज़ है। कॉमिक बुक्स का मैं आपको इसके बाद ज़िक्र करता हूँ, कॉमिक बुक्स बनाया करता था मैं, वो मैं अभी तो स्किप कर दिया देन रिमेंबर बट उस पे भी आपसे गपशप करते हैं। जी सर, आपने जो बात कर रहे थे ना ट्रांसलेटर की, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में लिखा हुआ था कि आर ट्रांसलेटर्स इनविजिबल? शुड दे बी? तो थोड़ा-सा ये तो एक एकेडमिक वो तो पूरी ट्रेडिशन है कि ट्रांसलेट ऑब्वियसली दे शुडंट बी, वो तो इसमें तो वो तो है, लेकिन ट्रांसलेटर इनविजिबल इसके ना 2-3 डायमेंशंस हैं एकेडेमिया में, यानी इन दी एकेडमिक ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है एज़ नॉट आई हैव मेरे 1-2 पेपर्स हैं, लेकिन मैंने उस पे कोई कुछ वर्कशॉप्स वगैरह लोकल लेवल पे दोस्तों वगैरह में दिए, मगर मैं चूँकि मैं लिटरेरी एकेडेमिया में तो फॉर्मली नहीं हूँ, लेकिन जिस हद तक भी मैंने पढ़ा है, जो इनविजिबिलिटी है वो तो एक तो ये है कि वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसमें ट्रांसलेशन जो है वो जिसका ताल्लुक पब्लिकेशन से था, और ट्रांसलेटर वाज़ काइंड ऑफ इनविजिबल इन अ सेंस कि उसका वो एक आप कहें कि अ, लिटरली वो इनविजिबल था। यानी वो कमर में नज़र नहीं आ रहा था याज़ था। लेकिन उसका एक और दूसरा वो है जो कि एक उसका एक फिलोसॉफ़िकल एंगल है या लिटरेरी फिलोसॉफ़िकल एंगल है, और वो ये है कि इज़ ही और शी इनविजिबल बाय, यानी वो ओंटोलॉजिकली इनविजिबल है क्योंकि वो बहरहाल उसकी वॉइस उसमें है। तो असल में उस बात का ये मतलब है, ऑस वाले जी, वो उसका मतलब ये है कि वो उसकी वॉइस ट्रांसलेटर की अपनी वॉइस उसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि जब आप स्पेशली जब आप ऐसे ऐसे एरियाज को ट्रांसलेट ऐसे जॉनरा में जाते हैं जो कि लिटरेरी फिक्शन है या लिटरेरी नॉन फिक्शन है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, जैसे नैरेटिव हिस्ट्री है या इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आजकल लिखी जाती हैं और काफ़ी ड्रामेटिक है, पॉप हमारे इस तरह के किताबें जैसे एटॉमिक हैबिट्स और ये जितनी भी बुक्स आती रहती हैं रेगुलर, ये सेल्फ हेल्प की, तो ये भी थोड़ी-सी नैरेटिव साइड पे टिल्ट करती हैं। इन सब के अंदर जो ट्रांसलेटर्स हैं, क्या वो आप उसकी उसकी वॉइस है? मेरा ख़्याल में
ही इज़ बिलीव्ड टू बी इनविजिबल, लेकिन जब आप उसको रीड करते हैं तो उसकी वॉइस आती है, इट मे बी अ नेमलेस वॉइस, लेकिन उसकी वॉइस तो बीच में आ रही है। हुँ। आपने आप बोर्खीज़ की कई ट्रांसलेटर्स हैं, बड़े-बड़े ट्रांसलेटर्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले इससे में थोड़ा ज़िक्र भी किया है। वो ये रात में उस नाइट का जिस तरह आप तो यू नो गिव क्रेडिट टू ऑल, ज़ाहिर है आप उसको देखेंगे तो रीडर जब उसको देखेगा तो वो ट्रांसलेशन की फिडेलिटी या उसकी एक्यूरेसी वो एक अलहदा बात है, लेकिन उसकी वॉइस तो उसपे रहेगी। अगर फ़र्ज़ करें वो ट्रांसलेटर इज़ मोर ऑफ अ रीडर इन पर्शियन, अरेबिक, टिल उर्दू की ट्रांसलेशंस उर्दू उर्दू के उसने वो टेक्स्ट ज़्यादा पढ़े, हुँ, तो उसकी ट्रांसलेशन में उसकी वॉइस ऐसी हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें वो जैसे उसने हिंदी डिक्शन ज़्यादा ठीक है। यूज़ की है या उससे वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ी हैं, तो नेचुरली जब वो चॉइस ऑफ वर्ड करेगा तो उसकी इसलिए वो इफ़ेक्टिवली इनविज़िबल नहीं रहेगा। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज़ करते हुए रशियन और यूरोपियन ट्रांसलेटर में अब उनके प्राइसेज़ और उनको जो बुकर्स वगैरह भी अब जो मिल रहे हैं, अभी जो हैन केंग का ट्रांसलेशंस हैं, वो बेसिकली ट्रांसलेटर की वजह से शी गॉट ज़ाहिर है उसकी फ़ेम जो है या उसकी एक्सेसिबिलिटी ट्रांसलेट की। सो उन्होंने तो इसको मेरा ख़्याल पार्शियली इस मसले को हल कर लिया है, सिवाय उसके कुछ फिलोसॉफ़िकल एंगल्स के कि ट्रांसलेटर कैसी चॉइसेस लेता है और वो फिर जब वो चॉइसेस लेता है तो वो क्या विलिंगली उसके अंदर अपनी वॉइस को हुँ, सोक कर रहा है टेक्स्ट को। सो इज़ द टेक्स्ट सोक्ड विद द वॉइस और द टेक्स्ट इज़ इन्फ्यूज़्ड कि उसने जानबूझ के तो देखिए सोकिंग तो अब वो नहीं रोक सकता, चाहे वो तर्जुमा करेगा। अभी मैं एक बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ अल्फाज पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं उसके हर जुमले में 2 अल्फाज अंग्रेज़ी के इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं अगर अपने आप को फ़ोर्स करूँगा कि आज मैंने जो है वो पॉडकास्ट में जो है वो उर्दू के अल्फाज तो रीडर वुड से कि जी ये थोड़ा-सा ना आर्टिफ़िशियल बन रहा है। तो आप ठीक देखिए सही कह रहे हैं। अच्छा मैं अगर इन फ़ॉर्मेलिटी को करूँगा, मैं कहूँगा रीडर वुड सी कि ये हज़रत बहुत आर्ट, तो वो भी तब से मैं आर्टिफ़िशियल हो जाऊँगा। मुझे यही कहना चाहिए, वो कहेगा कि आर्टिफ़िशियल बंदा है। बिकॉज़ दैट्स माय जार्गन, मैं जिस इलाके का हूँ, जिस तरह बात कर रहा हूँ, मुझे उसमें अपने ऊपर एक आर्टिफ़िशियलिटी तारी करने की क्या ज़रूरत है कि यार ये डॉक्टर साहब हैं, तो ये डॉक्टर की तरह बोलेंगे। तो इसकी यही है कि इस बात में कई ट्रांसलेटर्स का बड़ा प्रॉब्लम पेश आता है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं तो वो ट्रांसलेट करते हुए जब वो ट्रांसलेशन के एक्ट एक्ट के अंदर है और एक तर्जुमे का अमल जारी है, तो वो उस वक़्त अगर नेचुरली उनकी रीडर्स वॉइस नहीं है, तो फिर आप देखिए, और ये ट्रांसलेशन बहुत हैं, मैंने भी इस पे कुछ काम करके रखा है एकेडमिक के जो हमारी कंपैरिज़न्स हैं। लाइक जैसे अगर आप बोर्चिस की 5-7 ट्रांसलेटर्स उठा लें, तो वो ज़ाहिर है आप उन ट्रांसलेटर्स को अगर पर्सनली जानते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो वाली चॉइसेस क्यों ले रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, तो आम तौर पे जब ट्रांसलेशन कंपैरेटिव ट्रांसलेशन किया था उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं और वो स्कूल्स के अंदर रहते हुए आप तहकीक करते हैं और उसमें ये ढूँढने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसलेटर ने चॉइसेस ली, बल्कि मैं इस पे कुछ सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करना चाह रहा था कि हम उसके अंदर, और मैंने कुछ पार्शियल किया भी है एज़ हॉबी खुद ही, कि हम उसपे ट्रांसलेशंस को अपलोड करें ठीक है। और ओपन एआई की, चूँकि ये ट्रांसलेटर्स जो एआई के हैं तो बहुत ख़राब है। लेकिन दे आर नॉट बैड इन रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट। तो अगर आप एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लें, उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशंस, और फिर आप उन मैथमेटिकल फाउंडेशंस पे सारी ट्रांसलेशन को खोल दें, यानी उसका कॉर्पस अलग कर लें एंड यू ब्रेक डाउन द कंप्लीट टेक्स्ट, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास जीपीटीज़ की वज़ह से ये पावर आ चुकी है कंप्यूटिंग की। और तो अगर वो सारा टूट जाता है और फिर टूटने के बाद यू डिसाइड कि जी हम एक ट्रांज़िशन हमाद ने की, एक ट्रांज़िशन आसिम ने की, और वो ज़ाहिर है कि एक जुमला था। अब हमने एक जुमले के अंदर अंग्रेज़ी के जुमले ये था और उर्दू के 2 जुमले आ गए। ठीक तो है। उन दोनों जुमलों को अगर आप कॉर्पस के लेवल पे देखें एंड यू हैव अ पैरामीट्रिक सिस्टम एट द बेस, ठीक है। वो पैरामीट्रिक सिस्टम ये बता सकता है एक अच्छे डिज़ाइन से ये तो कि देखें इस जगह पे ये एक ईडियम था, हमाद ने इस ईडियम पे को तोड़ दिया और लिटरल उसको अच्छा प्लेन ही में चल अच्छा इधर जो है
एक और ट्रांसलेटर ने मैं था हम मैंने कोशिश की कि मैं ये ईडीएम लूँ। अच्छा, उसके साथ अगर एक कॉर्पस लगा हुआ है इडियम्स का, तो मैंने ये इडियम की चॉइस क्यों ली? सो अब ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म का कोई मुहक्किक, कोई रिसर्चर, ही कैन देन राइट क्लिक एंड फाइंड आउट इफ वी हैव एन उर्दू कॉर्पस कि कौन से और इडियम्स अवेलेबल थे। तो आई डिज़ाइन्ड इट थ्योरेटिकली एंड देन आई स्टार्टेड मेक कोडिंग कि मैं उसको तो मैं उसका थोड़ा-सा ना फ्रंट एंड बनाया टू समहाउ डेमोंस्ट्रेट टू फ्रेंड्स कि अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा वो एक इट्स अ गुड प्लेफुल सिस्टम जिसमें जो कि क्लासरूम में मेरा मेरा एम ये था कि वो क्लासरूम में जो लिटरेचर की टीचिंग होती है या जो हमारे नमल वगैरह में ट्रांसलेशन के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, उन यूनिवर्सिटीज़ में वो एक वेब पे आपको हुँ, हुँ। अवेलेबल हो और आप उसमें देखिए 2 छोटी स्टोरीज़ वॉरफिश की चढ़ा दें। एक मतलब एक एक ज़ैफ़ ने की हो, एक आसिम ने की हो, एक अजमल कमाल ने की हो, एक आसिम भट्ट ने की हो और अब आप देखेंगे व्हाई आर दे टेकिंग दोज़ चॉइसेस राइट। रादर देन यू क्रिटिसाइज़ देम इन अ वे कि ये मुझे पसंद नहीं आया या ये बड़ा फ़ज़ूल था या इसने बड़ा यू जस्ट टेक इट टू एकेडेमिया और आप उसके ऊपर एक अच्छा स्टूडेंट उस पे काम कर सकता है कि अच्छा ये ट्रांसलेशन की चॉइसेस क्यों ली गई। ठीक हो गई। जैसे पहला जुमला आप देखें, बहुत मशहूर ट्रांसलेशन है इसकी मोबी डिक। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ले लें जी, कॉल मी इस्माइल, ठीक है। मोबी डिक का पहला जुमला है। जी। तो अगर अब आपसे मैं कहूँ कि उसकी ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए, हुँ। तो ये एक दफ़ा हमने पहले भी कहीं बात की थी। तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी मेरा नाम मुझे इस्माइल कह के बुलाइए, मुझे मेरा नाम ज़हराइल है शाह। स्माइल है, राइट। अब आप या इस्माइल लिखेंगे या इश्माइल लिखेंगे क्योंकि अंग्रेज़ी में वो इश्माइल है। इश्माइल ज़ाहिर है हिब्रू ज़ी की कनेक्शन है। मुझे चाहे तो मुझे इस्माइल कह लीजिए। चाहे अच्छा, अब देखें ये ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं और अभी आपको ये नहीं पता कि हसन अस्करी ने क्या की। फ़र्ज़ करें अभी आपको नहीं पता, अब आप ठहर गए और आप देखा कि अच्छा उन्होंने कहा कि मुझे इस्माइल कह लीजिए। मेरा ख़्याल है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उनका ये जुमला है। तो अब आप देखते हैं कि ये क्यों कहना, ये वो चॉइसेस, तो इट्स अ गुड डिस्कशन क्योंकि इसमें इसके लिए ना टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है। अगर आप इस काम को हाथ से करना चाहें, तो ये काफ़ी पेनफुल काम है और ज़ाहिर है एक ज़माने में लोगों ने किया है जो कि और हमारे यहाँ ट्रांसलेशन इसलिए इतना अच्छा नहीं चल सकी क्योंकि इतना पैशन वो करना, इतनी स्टडी उसके अंदर करना और देन यू टेक वन पैराग्राफ एंड ब्रेक इट डाउन विद हैंड it to words and find out what choices the translator had. Same is right. You take any one sentence. It's a very interesting exercise. अगर आप स्पेशली बच्चों के साथ करें, Quran is a book that Islam Quran is a book that emphasizes deed rather than action. अब ये इकबाल का पहला जुमला है रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब हम दोनों वी आर जस्ट रीडर्स, यानी आप ये छोड़ दें कि आप ट्रांसलेटर हैं या नहीं, ठीक रेज्यूम भी। तो अब आप क्या कहेंगे, कुरान एक किताब है जो अमाल। देखिए आपने फॉर जी, कि वो अमल को अच्छा अब आपने चूज किया अमाल, जी। बट द वर्ड इज डीड, लेकिन हो सकता है डीड रादर देन राइट। तो अगर आपने हो सकता है आप ये कहना चाहें कि कुरान एक ऐसी क्योंकि उर्दू में जब आप अमाल कहते हैं तो वर्ड इज़ मोर जनरलाइज़्ड, राइट। तो हो सकता है ये चॉइस कोई गलत ना हो फॉर जी। या आप कहें कि कुरान एक ऐसी किताब है जो आमाल से, तसव्वुरात से ज़्यादा अमाल पे बिलीव। एक और कहते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है जो आदर्श की बनिस्बत अमल के ऊपर यकीन, ठीक है। अब उसने एक और लफ्ज़ चूज़ किया कुरान एक ऐसा मतन है, हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो अ, ये देखिए आपके पास कितनी अब आपने सिर्फ इस जुमले के ऊपर यू कैन डिज़ाइन अ होल क्लासरूम का एक लेक्चर आप पूरा इसमें बिल्ड कर सकते हैं कि ये अगर आप उसकी एकेडमिक साइट पे चले जाएँ कि ये चॉइसेस क्यों ली जा रही हैं, ये हिंदी से ली जा रही हैं। आदर्श का लफ्ज़ जो है उसका वो कहाँ मिलता है? तसव्वुर जो है वो एक और ट्रेडिशन से हमारे पास अरेबिक ट्रेडिशन से आया है। तसव्वुरात तो मतलब क्या उसको तसव्वुरात कहना चाहिए या उसको आइडिया, तो ये बात अगर और अब अगर आपके पास ये ऑप्शन हो, यू हैव अ टेक्नोलॉजिकल टूल जिसमें आप इकबाल के 10 एक्जिस्टिंग ट्रांसलेटर्स को डाल दें एंड यू ग्राफिकली सी इट इन अ ब्यूटीफुल वे, अ वेरी प्रिटिफाइड वे कि इन सब की चॉइसेस चॉइसेस क्या हैं? ये बिल्कुल हैं है। और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके
उसके अल्फाज को देख सकें कि अगर वो ये चॉइस लेता तो जो वो मतलब ये मुझे एक शौक कह लें या एक खेल कह लें, मतलब एक लीगो की तरह, क्योंकि एवरी सेंटेंस इज अ पजल और उसके अंदर ज़ाहिर है वो लफ्ज़ अल्फाज जो हैं वही उसके पास, अब अल्फाज का वर्ड ऑर्डर, उसकी चॉइसेस, तो मुझे इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, और मेरा नहीं ख्याल कि जो आपका सवाल था कि वो इनविजिबल है, वो कैसे जब वो इतनी सारी चॉइसेस ले रहा है, तो मैंने आपको कितनी एक्सप्लेन की है कि वो कभी भी इनविजिबल तो नहीं रहेगा, लेकिन राइट। यू मे अंडरस्टैंड इट एज सच। सर उसमें आई थिंक एक थोड़ा-सा जो है वो जो ज़्यादा परसेप्शन की बात होती है कि जी ये तो लिखा हुआ था उसको बस ट्रांसलेट ही किया है। हाँ, वो अगर आप समझते हैं कि उसमें कितनी एफर्ट जिस तरह आपने ज़िक्र किया अभी तो वो फिर समझ आता है कि ये एक अलग साइंस है। या सर इस पे फिर मेरा बड़ा एक मेरा ख़्याल है पर्टिनेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि फिर किस पॉइंट पे आके आप खुद मुतमईन होते हैं कि ये पब्लिश हो सकती है? हाँ, इसमें तो देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बहसें हैं, और वो बहसें हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कि हमारे तो 10 ड्राफ्ट्स होते हैं, कुछ कहते हैं हमारे 7 ड्राफ्ट्स होते हैं। इसमें थ्योरीज़ भी वो लोगों ने डेवलप की है कि जी 7 एक एक ड्राफ्ट और 7 के बाद वो चॉइसेस एग्ज़ॉस्ट ही हो जाती हैं। तो लेकिन देखिए वो इतनी ज़्यादा इनफ़ाइनाइट चॉइसेस हैं, क्योंकि जब आप एक जुमले को करते हैं, फिर जुमलों के साथ मिलता है, फिर वो एक पूरा टेक्सचुअल कंपोनेंट बनता है, और आप उसके अंदर से कितना सबटेक्स्ट अलाइव रहता है, कितना उस गायब हो जाता है, उसकी इंटरटेक्सचुअलिटी। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो जब वो ना डिपेंड करता है बंदे पे। अगर तो उस बंदे की नेचर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रैशनल है, ठीक है। यानी वो रुक नहीं सकता उसको सेल्फ क्रिटिसाइज़ करने से, बिल्कुल ठीक है। वो होते हैं लोग और वो परफेक्शनिस्ट है, तो फिर तो देखिए बहुत पेनफुल मसला है, ठीक है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो कि, और वो राइटली सो होते हैं। हमारे दोस्त उस्मान काज़ी हैं, जो कि मतलब आप शायद जानते ही होंगे, बड़ी ज़बानें जानते हैं, और अ, लिखते रहे हैं पहले सब वो। अब पिछले दिनों ज़िक्र कर रहे थे तो मैं एक ट्रांसलेशन की उनसे बात है, तो जिन लोगों को ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं, लेकिन देखिए वो ही नोज़ लाइक 8 टू 9 लैंग्वेज, तो उन ज़ुबानों की वजह से ये है कि उनकी चॉइसेस डिफरेंट होंगी मेरी निस्बत। हुँ। अगर मुझे थोड़ी-सी वाजबी आती है, फ़ारसी वाजबी, अरेबिक आती है और उर्दू अंग्रेज़ी आती, तो मेरी चॉइसेस नेचुरली लिमिटेड होंगी। अगर मैं कोई चले फ़ारसी पढ़ लूँगा मुश्किल से, अरबी मुश्किल से पढ़ लूँगा, लेकिन मैं इस तरह तो नहीं करूँगा कि मेरे ज़हन में फ़ौरन अरबी और फ़ारसी के मुहावरे आने लग जाएँ। इट्स नॉट पॉसिबल अगर मैं वो ज़ुबान नहीं बोलता। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये उस अब ना उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखता है। मैंने वैसे मेरा ज़ाती क्राइटेरिया ये है कि आप 2, 3, 4 ड्राफ्ट्स के बाद, मतलब इतने तो मिनिमम के बाद, आप उसको एक दफ़ा लाउड रीडिंग कर लें। ठीक है। एंड बेस्ट केस इज़ दिस कि आप किसी दोस्त को कहें कि आप लाउड रीडिंग कर लें। अगर कोई है ऐसा दोस्त या कोई भी जी फैमिली मेंबर, तो अगर कोई किसी के पास इतना पेशेंस है कि वो उसको दे सके, अदरवाइज़ आप खुद कर लें। सर सॉरी बात यहाँ पे लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, हमने अगर फ़ॉल में मुझे वो किताब दी, तो फिर मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट भी साथ देखना चाहिए? नहीं, अच्छा। देखिए आप वो तो फॉलो आपने इंस्टेंट वो तो देखिए आपने मैं तो ये मेरा व्यू है, जी, जी, और बट ऐसा ही ऐसा कुछ हाँ, मैं देखिए मेरा ख़्याल ये है कि जब वो तीसरे चौथे ड्राफ्ट के बाद, जी, वो तो देखिए वो जो रीडिंग आप कर रहे हैं, अब आप एज़ अ रीडर कर रहे हैं। ठीक है। मकसद ये है कि आपने जो लोग 10 ड्राफ्ट्स की बात भी करते हैं ना, और अगर आप मिला के पढ़ें, तो मैंने बेतहाशा ट्रांसलेशंस को मैच किया या वो उनके पोर्शंस को किया, तकरीबन हर नई ट्रांसलेशन में मैं थोड़ा-सा ज़रूर उसको सोर्स से मैच कर, तो देखिए वो आपको न वो कभी भी बहुत ज़्यादा ट्रू तो उस अरसे के बाद नहीं। तो जब आप 8वें 10 और जो इस तरह के राइटर्स हैं जो कि आपने जिनकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशंस 10-10 हैं, तो फिर आपने कौन-सी चूज़ की? जी, वो तो डिवाइड लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि जब आपने अब तो देखिए वो एक नए बंदे के पास जा रही है, और इससे कोई यही वो फ़िक्शन में आपके लिए मज़ा है, जिसके लिए वोल्फिस की अपनी ट्रांसलेशन थ्योरी भी यही है कि मैंने इसमें ज़िक्र भी किया, वो कहते हैं यू हैव टू बी अ ट्रांसलेशन अ, ओरिजिनल हैज़ टू बी फेथफुल टू द ट्रांसलेशन। तो वो देखें आपके पास, यानी उसने एक एस्से में इस किस्म की बात की है, तो हमारे पास वो फ़िक्शन में तो ये बहुत ज़्यादा, हमारे पास फ़िक्शन में ये राइट भी है, और फ़िक्शन में ये लाइसेंस भी मिल जाता है आपको, क्योंकि आप फ़िक्शन में स्टोरी को अगर कोई भी आ जाएगा, आप आएँगे और आप कहेंगे कि आपने जो ट्रांसलेशन की है ना, वो स्टोरी के साथ उसकी वज़ह से ना स्टोरी ख़राब हो। अच्छा, लेकिन वो जो क्लेम आप कर रहे हैं, वो भी उस स्टोरी की बहरहाल एक इंटरप्रिटेशन है। अगर वो ट्रांसलेशन अ,
जो आपने इंटरप्रिटेशन की है, अनलेस ऑथर आपके साथ मौजूद है, जी, तो वो अगर आपकी बिल्कुल फ़ाश गलती नहीं है, जो कि कभी हो भी जाती है और हर एक से होती है, तो फिर तो आपको पता है कि ये मुझसे गलती हो गई। तो तब तो आप यही कह सकते हैं कि ओके, ऑफ कोर्स दिस इज़ माय मिस्टेक। लेकिन अगर वो नहीं है और आपको ये अंदाज़ा था कि दिस और दिस और दिस और आपने ये वाली यू टूक दिस, तो एक बंदा कहेगा नहीं इसका तो ये मतलब था। तो आप कहेंगे कि नहीं इसका तो ये मतलब था जो मैंने समझा है। अब यही बात हो सकती है ना कि आपने मतलब ही नहीं समझा, आपने कहानी को समझा ही नहीं। ठीक है। तो ओके, नाउ दैट इज़ नॉट योर मिस्टेक एज़ अ ट्रांसलेटर, दैट इज़ योर ऑब्वियसली यू आर अ बैड रीडर और एवरीवन कैन बी अ बैड रीडर। यानी जब आप पढ़ेंगे तो कभी तो इंटरप्रिटेशन में गलती करेंगे। ये तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि मैं रीडिंग करता हूँ और बस मैं वन रीडिंग के बाद, तो मेरा ख्याल है वो परफेक्शनिज्म के ऊपर है। मैं तो आमतौर पे तकरीबन 4 ड्राफ्ट्स के बाद, ठीक है। 3 टू 4 ड्राफ्ट्स के बाद मैं उसको सोर्स को फिर नहीं देखता। 4th ड्राफ्ट तक आई कीप द सोर्स, ठीक, ताकि वो थोड़ा-सा और 4th ड्राफ्ट भी आप समझेंगे पूरा नहीं, जो उसमें जो पोर्शन है, क्योंकि आई ट्राई कि जो उसमें पोएटिक एलिमेंट्स हैं, मैं जितना भी ज़ोर लगा सकूँ, मैं उनको थोड़ा-सा पोएटिकली ट्रांसलेट कर लूँ, थोड़ा-सा, चाहे वो कभी थोड़ा नस्री अंदाज़ में हो, लेकिन अगर बेहतरीन है, अगर हो जाए, लेकिन अगर ना हो सके, बहुत ही मुश्किल हो, हमारी इस्तेदाद से बाहर हो, तो फिर आप ज़ाहिर है कि उसको थोड़ा-सा, लेकिन आखिरी आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जो मैंने जितने भी ट्रांसलेटर्स का प्रोसेस पढ़ा है, बड़े-बड़े ट्रांसलेशंस वेस्ट के, उनमें चूँकि जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने वो भी हैं, लेकिन उनकी आपको बातचीत है, उनसे मिल के तो पता चल जाता है मैं लोगों ने लिखा कम है, ये व्हाट इज़ देयर एक्चुअल प्रोसेस। तो उससे हमें कुछ पुरानी किताबें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको मेरा ख़्याल ये है कि चौथे, 5वीं के बाद ना यू शुड नाउ थिंक अबाउट द रीडर ठीक है। रादर देन द सोर्स। क्रिटिकल रीडर, राइट? यानी क्रिटिकल रीडर तो देखिए बहुत थोड़े होंगे, वो यू कैन गेट अवे विद दैट। क्योंकि वो रीडर तो कभी भी खुश कभी बिल्कुल। वो कहेगा कि भई ये, और वो ज़ाहिर है वो राइटफुल है, मतलब अगर मैं एक ट्रांसलेशन पढ़ूँगा, मैं क्रिटिकल रीडर में कहूँगा नहीं मैं तो ऐसे करता, तो वो तो देखिए मैं कह ही जा रहा हूँ, लेकिन राइट। फॉर द पर्पस ऑफ अ नॉर्मल रीडर हू इज़ गोइंग टू एन्जॉय दैट नॉवेल बिकॉज़ यू ट्रांसलेटेड इट एंड नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू गो टू द ओरिजिनल बिकॉज़ इफ ही वाज़ एबल टू गो टू द ओरिजिनल व्हाई वो फिर आपके पास आए ही क्यों? बिल्कुल ठीक। वो फिर जाके ओरिजिनल से पढ़ लेगा, और बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जो वी प्रेफर टू रीड इन ओरिजिनल जैसे कि हमारे बहुत बेइंतहा अच्छी ट्रांसलेशंस हैं रशियंस की, ज़ोए अंसारी वगैरह। लेकिन हम शौक के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जितनी अच्छी ट्रांसलेशन उनकी इंग्लिश में हो चुकी हैं, अगर आप इंग्लिश में एन्जॉय करना चाह रहे हैं, राइट, राइट। तो आई डोंट थिंक यू लाइक टू मच कि अगर आप उर्दू में उसको, आपकी प्रेफ़रेंस, अगर आप अंग्रेज़ी का नॉवल एन्जॉय, तो फिर आप उधर ही जाएँगे। सही बात, लेकिन अगर उर्दू में तो देखिए आप एक एनवायरनमेंट उर्दू रीडर के लिए कर रहे हैं, और वो तो कभी भी उर्दू रीडर तो देखिए उसको ट्रांसलेशन में ही पढ़ना चाह रहा है, वो उसको इंग्लिश में वो एन्जॉय नहीं कर नहीं कर सक रहा। तो ये है। नहीं तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी जिस तरह मैंने कहा एक अगेन बड़ी ही छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, बचपन में वही फ़िरोज़ के टार्ज़न की वो पूरी आई थी। तो रिसेंटली आई वेंट अब्रॉड तो मुझे वहाँ पे वो टार्ज़न की ओरिजिनल मिली। सो टार्ज़न ऑफ द एप्स की एक छोटी-सी किताब थी। तो मैंने कहा यार वो तो मैंने पढ़ी हुई है, कहानी मुझे पता है, जीन और इन सबके नाम भी पता है, अब इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो मैं खरीद के लाया तो मेरे घर पे मेरी वाइफ़ मज़ाक उड़ा रही थी कि तुम टार्ज़न पढ़ने लगे हो? मैंने कहा यार बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हमने स्टोरी तो पता है। वो इससे हो गया एक्सपोज़र हो गया लेकिन अब ओरिजिनल क्या था? लेकिन वही बात है कि स्टोरी हम तक पहुँच गई थ्रू ट्रांसलेशन जो थी और ये फ्रोसन्स वालों ने जो उस ज़माने में किया करते थे बड़ा इनका एक वो था। आपने से इस तरह बात की तो मैं कल रात कब ये थोड़ी-सी कर रहा था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह मैं नहीं कहूँगा एक्सपर्ट हूँ। उसमें बोर्खेस ने लिखा होता है ट्रांसलेटर्स ऑफ द 1001 नाइट्स के अंदर उसने लिखा है कि वो प्रेफ़र करता है इम्परफेक्ट ट्रांसलेशन को ही। क्योंकि उसमें वही खूबसूरती रह जाती है जो आप बात कर रहे थे कि डिस्कशन भी हो सकती है। और ये पॉडकास्ट का भी ऑनेस्टली बात तो आपसे हमेशा से करना चाह रहा था, लेकिन बहुत बड़ा मुहर्रिक यही था जो आपका पहला चैप्टर था। क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा एन्जॉय किया है, कि वो जो ट्रांसलेशन की डिबेट्स थी, मैंने बस नाइट के 3-4 मतलब और वो पहले जुमले की ज़िक्र किया था, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा मज़ा आया। किताब में भी आराम-आराम से पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ से मैंने कहा कि बात इसको शुरू करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपने एड्रेस कर दी हैं, बस लास्ट कॉमेंट जो मैं आपका एक लेना चाहूँगा, वो एक सवाल मैं स्टैंड ऑन करना चाहता हूँ। वो ये था कि जिस तरह एक कहा जाता है, ट्रांसलेशन इज़ एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल। हाँ।
तो इस पे आपका क्या कमेंट होगा? मुझे पता है पीछे आपने एड्रेस किया है, बट आई वुड लाइक स्टिल लाइक यू टू एड्रेस इट एज़ अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन। एक्ट ऑफ बिट्रेयल मुझे एग्ज़ैक्टली इस वक़्त उसकी ट्रेडिशन मुझे थोड़ा-सा गेस आई कैन गेस कि वो कहाँ पे कहा गया है, और बट आई वोंट गो टू इन दैट एकेडमिक डेंस डिबेट। लेकिन द जो जो जिसको ये कहते हैं ना कि जी ज़ुबान से बिट्रेयल या ज़ब या यूँ कह लें कि इन अ सेंस कि जो लोग ट्रांसलेशन को अच्छा चलें उसको हम एक तरह मैं अपने नज़रिए से उसको इसको मैं ऐसे डील कर लेता हूँ एक नए तरीके से, जिसमें ये है कि अम, जब आप आर्टिफिशियलिटी लाते हैं या किसी भी ओरिजिनलिटी को, यानी हम उसको अगर फिलोसॉफिकली देखें तो किसी भी ओरिजिनल चीज़ को जब आप इमिटेशन करते हैं, जी। तो चूंकि वो एक्ट ऑफ इमिटेशन होता है। अच्छा, अब कुछ इमिटेशन में हम देखेंगे, जब हम वो इमिटेट करते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, तो हम उसको बहुत एक अच्छी वैल्यू के तौर पे लेते हैं। हुँ, यानी वो एक अच्छी इक़्तार अच्छी कदर मानी जाती है कि आपने तर्जुमा किया, तर्जुमे से इल्म का फैलाव हुआ, हुँ, कहानी का किया तो कहानी फैली, उसने नई कहानियों को जन्म दिया, चला हुआ नॉन फिक्शन हुआ, आइडियाज़ आए, आइडियाज़ का नेटवर्क बना, एक पूरी एक्टर नेटवर्क की एक वो है सिस्टम है, उसके अंदर ज़ाहिर है वो फैला और उसने नए ख़्यालात को जन्म दिया, उससे सोसाइटीज़ एनरिच हुई। अच्छा, लेकिन उसकी बेस लाइन पे तो इज़ देयर वाज़ एन एक्ट ऑफ एक इमिटेशन का एक्ट था, हुँ, हुँ। जिसमें आपने सोर्स को किसी हद तक सॉइल किया, मतलब उसको जी। आपने मैला किया। क्योंकि आपने और ये वही वाली बात है जिसको अरिस्टो वग़ैरह ब प्लेटो अपने फेडियस है मेरा ख़्याल जो उसका डायलॉग है, कि वो कहता है कि तुम जो हो वो जब तुम मेमोरी के ऊपर करते हो, तो जब जो ज़ुबान है या जो मेमोरी है, वो बड़ी सॉइल होती है, क्योंकि राइटिंग जो है इज़ एन एक्ट ऑफ इमिटेशन। हुँ, तो जब हुँ, तुम राइटिंग करते हो, तो वो उसमें जो उसका वो है डायलॉग, वो एक्चुअली इट कैन बी रेड एज़ अगेंस्ट राइटिंग, क्योंकि वो ये कहता है कि उससे मेमोरी जो है, वो इंसान की मोस्ट याददाश्त उसकी पोटेंट तरीन फ़ोर्स है। हुँ, जब आप उसको लिखे में लाते हैं, तो याददाश्त के बहुत बड़े सबसेट में से कुछ चॉइसेस लेते हैं हुँ, प्रोबेबिलिस्टिक, हुँ। और वो आप सफ़े पे मुंतकिल करते हैं, और उसको मुंतकिल करने से जो याददाश्त का अमल है वो मुतासर होता है। और तो देखिए ये वो तो इट ही कॉल्स राइटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी आप उसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि राइटिंग इज़ अ बिट्रेयल टू मेमोरी। ठीक है। अच्छा, अब जो इमिटेशन है, ट्रांसलेशन के केस में हम देखें, हम कहते हैं कि जी उसमें एक आर्टिफिशियलिटी है, क्योंकि मानी का जो सिमेंटिक अमल है, यानी जो उसका जो सिमेंटिक कंटेंट था, वो उस लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो इसकी थ्योरी होती है, उसका मतलब ये होता है कि मानी अल्फाज के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि उनका ऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है। अ, मतलब हुँ, उसका आसान ज़बान। हुँ, हुँ, तो हुँ। मतलब आसान हो या मुश्किल लगे, आप उसकी पिक्चर अगर ज़हन में बना लें कि देयर इज़ अ लफ्ज़, वर्ड इज़ अ कंटेनर ऑफ रियलिटी, ठीक यानी है। वो हकीकत को कैप्चर करता है, और आपकी ज़बान से निकलता है तो हकीकत दूसरे इंसान तक पहुँचती है। उस अल्फ़ाज़ में जो मीनिंग है, वो क्या उसका ऑर्गेनिक पार्ट है? अब चूँकि वो उसका ऑर्गेनिक पार्ट है, ट्रांसलेटर क्या करता है कि वो बेसिकली उसको तोड़ता है, उस कंटेनर को, यानी उस ऑर्गेनिक पार्ट को। उस ऑर्गेनिक पार्ट में से मीनिंग निकालता है, फिर एक दूसरी ज़ुबान से लफ्ज़ लाता है, उससे जोड़ दे। उस अब ये मीनिंग तो उसका है, उसने उसको जोड़ा उधर दूसरी ज़ुबान में, अब वो दूसरी ज़ुबान का ऑर्गेनिक पार्ट बन गया। उस ज़ुबान में जो लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ मुख्तलिफ है। उनकी अपनी रियलिटी। मैं मैं इस मैं इस वजह से सुबह गुस्से में था। मेरे गुस्से का कारण ये था। हुँ। वो मेरे गुस्से का कारण में देखें इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वो वर्ड ऑर्डर भी बदला है, लेकिन सब मॉर्फोलॉजिकली भी देखिए वो एक और बात है। वो कारण का लफ्ज़ कहने से मैं एक और ट्रेडिशन में पेस्ट हो गया हूँ। अगर मैं इस तरह बात करना शुरू हो जाऊँगा, तो पीपल वुड प्रोबब्ली थिंक कि यार ये कोई इसकी कोई ही बिलॉन्ग्स टू अ फैमिली जिसकी लैंग्वेज है, क्योंकि आप लाहौर में तो ऐसी उर्दू नहीं बोल रहे। जी, जी। तो उस तरह से जब वो ट्रांसलेट करता है, तो ही बेसिकली बिट्रेज़ लैंग्वेज,
क्योंकि वो लैंग्वेज जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी उस अच्छा इसको अगर आप हाइट पे ले जाएँ। अब ये बातें बहुत तरह की गई हैं बट ज़ाहिर है मैं उसकी एकेडमिक्स में इतना ग्राउंडेड नहीं हूँ कि आई कैन ब्रिंग आउट रेफरेंस बट आई एम एट लीस्ट ग्राउंडेड इन माय ओन थ्योरीज़। जी। तो वो एक्ट ऑफ बिट्रेयल अब अपनी पीक पर है। लाइक अगर हमने आज उस पे बात नहीं की लेकिन हम आपने जैसे कहा हम फिर कभी करेंगे कि जो जनरेटिव एआई या उसका वो है, आप ये देखें कि अब वो एक्ट ऑफ बिट्रेयल अपनी पीक पर है क्योंकि हुँ। अब ना सिर्फ मीनिंग, वर्ड वो सब कुछ जनरेट हो रहा है थ्रू अ मशीन। तो अ, वहाँ पे देखें कि कोई बंदा ये बात कर सकता है कि जब आप और ये करते हैं डिट्रैक्टर्स अगर आप फोरम्स पे लिंक्डइन वगैरह पे देखिए तो जो लोग ये कह रहे होते हैं ना कि जी जनरेटिव एआई ने हम भी कह रहे होते हैं साथ-साथ हम उसमें रिसर्च भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो रिसर्च कर रहे हैं लैंग्वेज मॉडल्स में और इसको ऑटोमेशन का और साथ-साथ आप एज़ अ जी। लिटरेरी आर्टिस्ट या लिटरेचर के एंथुसियास्ट के तौर पे आर्टिस्ट तो नहीं बट लिटरेरी एंथुसियास्ट आप बड़े दुःख में भी हैं कि जी ये ख़राब हो गया। तो वो कहते हैं कि जिस वक़्त वो ज़बान में आप ऑडियो बुक्स बना रहे थे तब तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रहा था। अब तब तो आप उसको फैला रहे थे हुँ। और रीडिंग का अमल को मुतासिर कर रहे थे। उस रीडिंग जो नज़र से मुंतकिल होने के लिए ज़हन में वही अगर हम अफ़लातूनी टाइप बात तो वो आप एक कान के थ्रू ला रहे थे जिससे लफ्ज़ जो है कान के हुँ, ऑडियल हुँ। ऑडियो से वो डिफरेंट तरह ट्रांसफ़ॉर्म होता है मीनिंग और तो इसलिए जनरेटिव आर्गुमेंट में भी देखें एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, तो एक्ट ऑफ बिट्रेयल की जो पास्ट है वो मैंने आपको बताया, आप ज़रूर वो डायलॉग पढ़िएगा। मैं आपको बता जी मैसेज सर, करूँ बताइए। हाँ, वो उसका मेरा कोई 5 इयर्स है वो, उसके उसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो है क्योंकि ज़ाहिर है जब और ये बायस हर जगह हुई है। फिर जब एक्टर्स आए तो उन्होंने कहा कि जी ये अब बिट्रेयल है। अब ट्रांसलेशंस भी ज़ाहिर है इस तरह से एक्ट ऑफ बिट्रेयल हैं क्योंकि यू आर बेसिकली सेइंग के थिंग इज़ ट्रांसलेटेबल व्हिच मीन्स के वो और अगर इसीलिए बहुत से लोगों ने जैसे यूलिसिस और मुख्तलिफ मतन हैं जिसके ऊपर वो बड़े आई एम श्योर अगर आप उनके ऑथर्स से पूछें हम जेम्स जॉयस वगैरह से तो वो हुँ। हमें ढूँढना चाहिए लेकिन वो इस पे बड़े प्राउड फील करेंगे कि दे हैव प्रोड्यूस्ड अ टेक्स्ट व्हिच इज़ अनट्रांसलेटेबल इन मैनी लैंग्वेजेस। लेकिन उसको भी एक ट्रांसलेटर आएगा और आप देखेंगे कि वो मेबी 50 साल के बाद करेक्ट। वो कोई उर्दू में इट्स अ चैलेंज बट एक एक ऐसा चैलेंज है जो 40-50 साल माँगता है, तो कोई बंदा उसमें हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ये कह देना कि ये बेसिस के जो अजीब-अजीब अल्फ़ाज़ हैं या जो मॉर्फ़ोलॉजीज़ हैं वो उर्दू में नामुमकिन है, ऐसी बात तो नहीं है। आप उर्दू एक रिच ज़ुबान है, आप अरबी में उनको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, आप फ़ारसी में के से ले आएँगे और आप उसको एक रीडेबल इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बना सकते बना सकते हैं। हैं। तो इस लिहाज से ना जो ये कहा जाता है ना, इसका मतलब मैं ये तो नहीं कहता मुझे ये मैं इस पे कोई जजमेंट तो नहीं दे सकता लेकिन इसका मतलब बेसिकली अगर इफ आई एम एबल टू मैं अगर समझा सकूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से ना वो एक जो मतलब बोर्खिस भी कहता है ना वो अलिफ वो इसको इम्परफेक्ट रखना चाहता है। ये उसका बड़ा मशहूर हिस्सा है टोटल लाइब्रेरी में। जी। वो इम्परफेक्शन इसीलिए है क्योंकि बोर्खिस या ऐसे जो भी ट्रेडिशन के लोग हैं वो लफ्ज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उसके बारे में बड़ा गौर करते हैं। इवन वो अपनी स्टोरीज़ में हम तो देखें जुमला कसते हैं, कुछ भी बना लिखते हैं लेकिन बहुत कम राइटर्स जैसे असद मोहम्मद खान वगैरह की कहानियाँ पढ़ के लगता है कि उन्होंने एक-एक लफ्ज़ के ऊपर वर्क किया। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मोस्टली जो राइटर्स हैं वो तो देखिए एक नेचुरल फ्लो में कहानी लिख रहे हैं। वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे तो हम अज़्यूम कर सकते हैं कि जितने भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो कुछ केसेस में तो सोचते होंगे, कुछ डायलॉग्स में, कुछ कुछ इमेजिन है। लेकिन बल्क ऑफ जैसे अब कुतुब खान हैदर का अगर आग का ज़माना है तो पहले सीन में अगर आप पहला सीन को ले लें जब गौतम नीलंबर इधर-उधर फिर रहे हैं और वो लड़कियाँ उसे नज़र आती हैं, फिर वो एक जाता है, उनकी डिबेट होती है। अब उस डिबेट में जो डायलॉग्स हैं, वहाँ तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने बहुत गौर की है। लेकिन क्या वो पूरे सीन के एक-एक लफ्ज़ में तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। राइट। अगर आप एक जुमला उठा लें, तो वो सारा जुमला तो वो हिंदी ट्रेडिशन में लाज़ी तब तो उर्दू रहेगी ही नहीं, वो कुछ का कुछ बन जाएगा, वो तो नहीं पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो मेरा ख़्याल है वो वहाँ से ना वो बिट्रेयल चलता आ रहा है और अब इट्स बिट्रेयल की जो लास्ट बाउंड्री है, वो ये आ गई है कि ज़ाहिर है कि अभी हम वी आर हैप्पी जैसे एज़ ट्रांसलेटर्स कि वो मतलब आई एम हैप्पी एट लीस्ट के लेकिन व्हाइल आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि ये अगर वज़न में पोएट्री करना चाहे चैट जीपीटी तो आई एग्ज़ैक्टली नो कि अगर करनी हो,
तो व्हाट काइंड ऑफ रेसिपी इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए हमें ये तो पता है एज़ इंजीनियर्स, लेकिन क्या अब हम ये हिम्मत करना चाहते हैं कि यार आप तो आपका एज एन इन्वेंटर और साइंटिस्ट आपका दिल भी करेगा कि यार ओके यू डिज़ाइन अ मशीन विच कैन प्रोड्यूस पोइट्री इन मीटर, उर्दू पोइट्री, और साथ साथ आपको दुख भी हो रहा है कि ये क्या हो गया यार, ये तो बड़ा बुरा हो गया। मशीन में काम करने और अभी आई आई मीन इट्स अ हैप्पी फीलिंग कि शुक्र है ये लिटरेरी ट्रांसलेशन प्रॉपरली वो नहीं हुई। लेकिन मैंने स्पेनिश और ये बोर्खिस वगैरह को करके देखा है, तो जब वो ट्रांसलेशन होती है लेट्स से चैट जीपीटी से, जो स्पेनिश टेक्स्ट हैं या जी, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जिसके उसके पास बहुत डाटा है, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू। व्हाट अ ह्यूमन वुड हैव डन। तो वो देखिए जो और क्योंकि देखिए ह्यूमन ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं, तो आप एक-एक जुमला तो अभी वो एज़ अ प्रोडक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कर सकता है ना कि आपको इस प्रोसेस को फ़ास्ट कर सकता है। राइट। तो अफ़लातून या बोरखीस उसका ये जवाब देगा कि ब डिक्शनरी भी तो एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसने वो प्रोसेस फ़ास्ट किया। यानी आप पहले मीलों सफ़र तय करते हैं, तो वो कहेगा कि उस वक़्त तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, जब लुग़त वाले लुग़त इजाद कर रहे थे। ठीक है। या उस वक़्त तो आपको परेशानी नहीं हुई जब हाथ से बार-बार मिटाने की जगह एक डिजिटल टाइपराइटर आ रहा था। तो आई थिंक ये तो एक नेचुरल स्ट्रेस रहेगा, क्रिएटिव स्ट्रेस। सर, इस पे मेरे ख्याल है बड़ी मज़े की दोबारा जी। गुफ्तगू होगी आपकी अगले ट्रिप पे या मैं वापस आते हुए जाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन छोटा-सा, कैसे कौन-सा ऐसा टेक्स्ट है जिसने आपको बहुत तंग किया? अभी तक ट्रांसलेशन में? मेरा ख़्याल है जिन भी टेक्स्ट में ना जैसे भी हमने ट्रांसलेट की है वो आप पढ़िएगा ज़रूर। नींद की राजधानी, अच्छा फ्रेंच एम्पायर ऑफ स्लीप। उन ट्रांसलेशंस में ना अभी ये जैसे चाइनीज़ थी ट्रांसलेशन जो मैंने की, उसके अंदर भी उम, चीनी देवताओं से जो है, तो वो हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये मंतर और जंतर यानी और भजन, यानी अब उसमें देखें वो अल्फ़ाज़ ऐसे हैं कि चूँकि वो डिफरेंट ट्रेडिशन के हैं, तो एक टेक्स्ट तो आप मतलब हर टेक्स्ट को ना मैं इसकी एक टेक्स्ट इसलिए नहीं कह रहा कि वो पूरा टेक्स्ट तो आपको हो सकता है आप जब एक काम में थोड़ी मुनासिब महारत कर लेते हैं तो, या आप कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, महारत ना भी कहें तो आपको ये होता है कि उसका जो उसकी आप ये कहें कि जो उसकी सिंटैक्स है जी, या वो चीज़ें वो तो आप कर लेते हैं। लेकिन जो बाउंड्स हैं, जो उसकी कल्चर रेफरेंस है, तो वो तो देखें वो हमेशा हर टेक्स्ट के अंदर अगर वो लिटरेरी फिक्शन होगा ना, तो वो आपको तंग करेगा। और वो कोई भी टेक्स्ट आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत सिंपल हो और लगे, जैसे अगर आपने द रैट का पढ़ा है हयात मूश के नाम से, तो अब देखिए वो रैट की ट्रांसलेशन वो एक ट्रांसलेशन में बड़ा सीमलेस चलेगा। लेकिन अगर आप ज़ेलिंस्की की जो जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आप सोचेंगे कि यार अब ये चूहे के पर्सपेक्टिव से, चूँकि इंग्लिश में तो बहुत इंग्लिश में ट्रांसलेशन नेट की अच्छी है, तभी वो भी आपको पसंद आती है। लेकिन जब आप उसको तर्जुमा करेंगे तो अगर थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा पहले ड्राफ्ट के बाद कि यार ये क्या रीडर को अगर ये हमात पढ़ेंगे तो क्या उनको ये वाक़ई चूहा लग रहा है? हुँ। और आप ना एक शक में मुब्तला हो जाएँगे कि ये बहुत गलत हो गया। अब उसको दूसरे ड्राफ्ट में आप वो समझना चाहेंगे कि ये मैं इसको कैसे ढूँढूँ? सेम इज़ द केस विद द पोर्शंस जहाँ पे पोएट्री है। अच्छा, कुछ बहुत ही मुश्किल है, जैसे बोर्कीज़ बहुत मुश्किल है। बोर्कीज़ इसलिए मुश्किल है और मैंने इसमें बहुत सारे हमारे सारे ट्रांसलेशंस हमारे जानने वाले दोस्त हैं, तो हमने उसको अ, मैं उसको ना मैं वैसे भी क्रिटिसिज़्म का बिलीवर नहीं हूँ इन द सेंस कि जी उसको सुधारने का वाला जो होता है कि इट शुड बी मोर ऑफ अ लिटरेरी एकेडमिक क्रिटिसिज्म, क्योंकि आई थिंक एवरी चॉइस इज अ वैलिड चॉइस। अच्छा, लेकिन जब आप वैलिड चॉइस भी है तो देखिए रीडर को जो रीडर का प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह रहेगा। रीडर ने क्या इन बोर्कीज की जो इन्फिनिटीज हैं उसको मैथमेटिकल ट्रेडिशन में इंटरप्रेट कर रहा है, या उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो डिफरेंट तरह का रहेगा। सेम इज माई बैकग्राउंड इज नॉट लिटरेचर, तो आई माय बैकग्राउंड इज़ नॉट अरेबिक पोएट्री और पर्शियन पोएट। तो जब मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ, तो मैं एक मैथमेटिकल बायस रखता हूँ। तो ज़ाहिर है कि आप जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक अपना बैकग्राउंड होगा। तो राइट। मेरा ख़्याल है कि वो ना टेक्स्ट के अंदर होता है। कुछ 2 तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। एक आपको तंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लेवल चॉइसेस, कि
ये वाला शायरी आ गई, कोई तकनीकी चीज़ आ गई, मुहावरा, ये तो एक कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो किसी में ज़्यादा किसी में कम। एक दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी, वो ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो कहानी जो है, उसका पूरा पोर्ट्रेयल क्या है? क्या आप वो कहानी कौन-सी उसके उसके फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या थे रीडर के लिए? और ट्रांसलेशन की वजह से वो कहानी आपने किसी और ट्रेडिशन में तो प्लेस नहीं करता। तो अब आप इस नज़रिए से अगर आप पोरखिस को देखेंगे, तो आपको दोबारा से रियलाइज़ होगा कि आपके ख़्याल में आप ज़रूर उसकी इंग्लिश भी पढ़ें, कोई भी तर्जुमा, तो आप जनरल पढ़ के देखें, ठीक है? इंग्लिश के बाद भी वो कहानी आपको साइकोलॉजिकली या इमोशनली उतना ही चेंज करती, उतना ही वही ट्रिगर्स देती है और डिफरेंट देती है। एंड दैट इज़ व्हाई बिट्रेयल भी कह लें या उसको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम भी कह लें या उसकी वॉइस भी कह लें, वो सारे प्रॉब्लम्स ना इस तरह से समझ आते हैं, वो कुछ और हल्का-फुल्का कुछ और नहीं समझ जाती है और वो लाज़मी है कि वो कहीं न कहीं एक्चुअली बनेगी। बनेगी। बिल्कुल ठीक है सर, मेरा ख़्याल है बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे आज की नशिस्त का ख़ात्मा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा सीखने का मौका मिला और हम आपको तंग करते रहेंगे और हमारी लाइफ़ को खिदमत हो तो मैं बहुत अच्छा आई एम नॉट अ गुड कन्वर्सेशनिस्ट बट ये है कि आई कैन जस्ट मैं इफ आई मैं लेक्चर देना शुरू हो जाऊँ तो और बात है बट ये है कि ये जो भी आपके जैसा भी आप सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी और टिल नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।